पिछली क्लास में हमने सौर मंडल के बारे में कुछ बातें बताई थी। पहली बात ये स्पष्ट की थी कि उसमें कौन कौन आता है। ठीक, जैसे मैंने बताया उसमें तारा रखा जाता है। तारे के रूप में मेन कंसीडर किया था मैंने सूर्य को पहली, दूसरा ग्रह बताया था, तीसरा उपग्रह बताया था और फिर बताया था अन्य खगोलीय पिंड। मैंने सूर्य के बारे में कुछ डिटेल आपको बता दिया था कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, बाह्य संरचना कैसी होती है और उसके कुछ बेसिक फैक्ट भी मैंने डिस्कस कर दिए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पिलर जिसे हम कहते हैं प्लेनेट या ग्रह। तो हम दो बातें इसमें पहले सीखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि ग्रहों के बारे में आधारभूत जानकारी आपके पास कौन सी होनी चाहिए जो अभी तक पेपर में पूछी गई है और भविष्य में पूछी जा सकती है। तो इसलिए हम स्टार्ट करने हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह क्या है ये समझने के लिए पहले एक बेसिक जानकारी बताते हैं आपको। प्लेनेट या ग्रह किसे कहते हैं? प्लेनेट या ग्रह, ये टर्म समझने के लिए हमें एक बैठक के बारे में समझना पड़ेगा। ये प्लेस का नाम मैंने लिखा है प्राग। प्राग क्या है? ये चेक गणराज्य का एक स्थान है जहां पर 2006 में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग किसकी हुई? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। किसकी मीटिंग हुई है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की। उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए कि हम ग्रह किसे कहेंगे। 1930 के बाद सामान्यतः सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 के पश्चात अब ग्रहों की संख्या घटकर हो गई है 8। तो अगर हम कहें कि वर्तमान में जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8। तो इस बैठक में कौन कौन से पैरामीटर्स बताए गए कि जो ग्रह के लिए कंडीशंस देते हैं? तो 3 पैरामीटर्स इन्होंने बेसिक बताए जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले पैरामीटर में यह बताया कि कोई भी ग्रह होगा, जैसे मैंने कल तुलना की थी तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है, तो तारे में मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि तारे के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, इतनी बात। अब इसी में इन्होंने बताया कि जो तारा होगा उसकी चारों ओर अगर कोई पिंड निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, पहली कंडीशन निश्चित कक्षा में, तो पहली कंडीशन प्राग गणराज्य में कहा कि वो खगोलीय पिंड तारे के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में परिक्रमा कर रहा हो, उसे हम कहेंगे ग्रह। पहली कंडीशन। दूसरा कहा कि उसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो, गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान से समझेंगे, इसी की वजह से आज प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है। कहा कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि वो जितने अन्य खगोलीय पिंड हैं उन्हें या तो स्वयं में संभाले या अपनी कक्षा से उन्हें बाहर कर दे। बात क्लियर है? तो देखिए, हम बताना ये चाहते हैं कि प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना गया। वो इस कंडीशन को कंप्लीट करता था, परंतु वो नेपच्यून की कक्षा को काटता है। मींस उसके पास एक निश्चित कक्षा नहीं है और मींस उसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो अपने निश्चित स्वतंत्र कक्षा बना सके। तो इसलिए दूसरी कंडीशन की वजह से हमने बताया कि प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी में रखा नहीं जा रहा है। बात क्लियर? तीसरी कंडीशन पर ध्यान दें, उसके पास इतना निश्चित द्रव्यमान भी हो कि वो अपना आकार लगभग गोलाकार कर ले। आकार कैसा हो उसका? गोलाकार। तो प्राग गणराज्य की 2006 की IAU की मीटिंग्स में 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहले निश्चित कक्षा, दूसरा पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल जिससे वो क्या करे, अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा से बाहर कर दे, या दूसरा उसकी कोई कक्षा काटे ना, और तीसरा बताया कि इतना द्रव्यमान हो कि गोलाकार उसका शेप हो, यानी ग्रह का स्वरूप जो हो वो आकार कैसा हो? गोलाकार हो। तो ये 2006 के मीटिंग्स में बताई गई कि हम ग्रह किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये खगोलीय पिंड ग्रह है कि नहीं है। तो हम कहें सामान्यतः तो 4 कंडीशन याद रखनी है। उसके उस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होनी चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? निश्चित कक्षा हो उसकी। तीसरी क्या हो? उसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो कि वो अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा से बाहर करने के दम रखता हो।
समझ आए। और चौथी कंडीशन मैंने बताई है कि उसके पास इतना पर्याप्त द्रव्यमान हो कि वो अपना स्वरूप गोलाकार कर ले, शेप या साइज हम कहें स्फेरिकल हो, उसका गोलाकार का हो, तो हम उस खगोलीय पिंड को क्या कह देते हैं, ग्रह। यहां तक ग्रह सबको क्लियर, ठीक। अब ग्रह सामान्यतः दो तरीके के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह के प्रकार कितने हैं, ग्रह के प्रकार, तो देखिए एक बोले जाते हैं पार्थिव ग्रह और दूसरे बोले जाते हैं जोवियन ग्रह। मैं पहले इनके कॉन्सेप्चुअल बताता हूं, फिर फिगर बना के बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह पार्थिव ग्रह होंगे और कौन से होंगे जोवियन। ठीक है, तो ध्यान से समझें। ऐसे ग्रह जो सूर्य के निकट हैं, पहली कंडीशन क्या, सूर्य के निकट और सूर्य से दूर, यानी पहली कंडीशन एक ही है, एकदम सिंपल सी है कि सूर्य के निकट स्थित ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह। बात क्लियर। और सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन से कहलाते हैं, जोवियन ग्रह। अब निकटता और दूरस्थता के आधार पर इनमें बहुत से फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो इनके डिफरेंस के लिए काम आते हैं। जैसे मैं कहूं, सूर्य के निकट जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां पर गैसेस को एग्जिस्ट नहीं करने देते हैं। मींस यहां गैसों का अभाव मिलता है और यहां गैसों का क्या मिलेगा, अधिकता मिलता है। तो हमने दूसरा डिफरेंस क्या बताया, सूर्य के निकट होंगे, इनमें गैसों का अभाव होगा। मींस ये ग्रह चट्टानों की अधिकता होगी, चट्टानों की अधिकता का मीन ये ठोस होंगे। बात समझ रहे। और साथ में अगर हम एक फैक्ट और कहें कि सूर्य के निकट हैं, गैसों का अभाव है, चट्टानी है, ठोस है और आकार में छोटे होंगे, इसलिए क्योंकि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनके धूल कण और गैसेस को लगातार उड़ा के ले जा रहा है। अब इसके पैरेलल में कहें तो यहाँ गैसों की अधिकता है, ये चट्टानी नहीं है, गैसी फॉर्म में होंगे। मींस यहां पर कोई चल नहीं सकता, मूव ऑन नहीं कर सकता। ये ठोस नहीं, ये भी कैसे, गैसी फॉर्म में बता दिया आपको। आकार में ये बहुत बड़े होंगे। तो चार जो होते हैं वो हमारे पार्थिव ग्रह हैं और चार कैसे हैं, जोवियन ग्रह हैं। वर्तमान में अगर हम कहें तो 8 ग्रह हैं, जिनमें से पार्थिव ग्रह की ये विशेषताएं हैं और जोवियन ग्रहों की ये विशेषताएं हैं। बात क्लियर है यहां तक, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको अभी तक कैसे पहचानोगे ग्रह कौन है, और ग्रह की दो कैटेगरी है, पार्थिव और जोवियन। ठीक है, और पार्थिव ग्रह में 4 और 4 किसमें, जोवियन। अब कौन से पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह पहला आता है बुध, जिसे मरकरी कहते हैं, दूसरा शुक्र होता है और तीसरा जो हम कहें तो पृथ्वी, और चौथा जो है वो मंगल। और जोवियन ग्रह की बात करें तो इसके बाद के जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बात क्लियर। तो कहने का मीन ये है कि हमने क्लासिफिकेशन भी बता दिया कि टाइप्स ऑफ प्लेनेट क्या है, पार्थिव, ठीक, और जोवियन। इन्हें गैसियस प्लेनेट बोलते हैं और इन्हें सेलेस्टियस प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने हो गया। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि ग्रहों की बेसिक फैक्ट क्या है एक एक ग्रह प्लेनेट का। उससे पहले मैं थोड़ी बातें, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूं कि कैप्लर ने ग्रहों की गति कैसे मूव ऑन करते हैं, उनका परिक्रमण काल कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में कुछ नियम दिए हैं। अगर वो आप समझ लें तो यूपीएससी के 3 क्वेश्चन अभी तक उस पर पूछे जा चुके हैं कि वो स्टेटमेंट वाइज, जो आपको अगर डेटा याद भी है तो स्टेटमेंट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं उसकी बिना हेल्प के, तो वो मैं समझाना चाहता हूं कि ग्रहों से संबंधित कैप्लर के नियम क्या है। फिर मैं फैक्ट पर आता हूं। तो आप अगला जो हेडिंग बनाएंगे वो कैप्लर के ग्रह संबंधित 3 नियम। प्रथम नियम क्या कहता है, कहता है कि कक्षा कैसी होगी, तो वो कहता है दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां से ध्यान से समझिए, जैसे ये सन है, ये सन है और इसके, और जब पृथ्वी ऐसे जाएगी तो ये इस मूवमेंट, इस पथ पर ऐसे चलेगी। अर्थ हो या मरकरी हो या वीनस हो, मींस क्या है, उसमें एक एक्सेस होगा
जिसे हम दीर्घ अक्ष कहेंगे, एक लघु अक्ष। वृत्त और इलिप्टिकल में यही डिफरेंस होता है कि वृत्त में सभी रेडियस समान होती हैं और जो इलिप्टिकल होता है या दीर्घ वृत्ताकार होता है उसमें एक लघु अक्ष और एक दीर्घ अक्ष होता है। बात क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया कि ये हमेशा किस पर जाएंगे? दीर्घ वृत्ताकार। ध्यान से समझना, इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये पहला नियम क्या बताता है? कक्षा कैसी सभी ग्रहों की है? दीर्घ वृत्ताकार। अब देखिए, क्या किसी भी ग्रह प्लेनेट की ऑर्बिट याद करने की आवश्यकता रहेगी? नहीं। पूछे बुध किस कक्षा में चक्कर लगाता है, तो क्या आप वृत्ताकार मान कहेंगे? नहीं, दीर्घ वृत्ताकार। पूछे शुक्र किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाता है, हमारा आंसर क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार। पूछे बृहस्पति किस में चक्कर लगाता है, हमारा आंसर क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार। मैं कॉन्सेप्ट से जितने फैक्ट रिलेट हो सकते मैं रिलेट कर रहा हूं। दूसरा समझिए, इन्होंने ये भी बताया कि जैसे जब कोई भी प्लेनेट रोटेट करता है तो उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यानी सेकंड नियम क्या कह रहा है? द्वितीय इनका जो गति है, सॉरी केवल इतना याद रखना है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रीय चाल नियत का मतलब यह है कि ऐसे समझें, अर्थ की मैं दो पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं यहां पे। एक मान लेता हूं कि ये ऑर्बिट है, ये पूरा इसका वो है, तो जब ये पास रहेगा, यहां से यहां आने में हमने माना 1 घंटे लग रहा है अर्थ को, यहां से यहां तक। तो ये जो हम मेजर करेंगे 1 घंटे में, और एक अर्थ यहां पर है, तो यहां से और यहां तक जाने में भी उसे 1 घंटे लग जाएगा। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्लेनेट जितना दूर है वो उतना ही स्लो मूव करेगा। समझ आए? अब ध्यान से समझिए, और जो जितना नजदीक है वो उतना ही तेज मूव करेगा। अब ध्यान से समझिए, यहीं से परिक्रमण काल तय होता है। इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी। जैसे मैं कहूं कि बताइए बुध का परिक्रमण काल कितना है, तो आप कहेंगे 88 दिन। मैं कहूं कि शुक्र का बताओ, अच्छा, तो आप कहेंगे कि कुछ किताबें 225 दिन लिखती हैं और कुछ स्रोत 255 दिन भी लिख रहे हैं। बात समझ रहे? मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ पृथ्वी का कितना होगा, तो आप कहोगे कि 365 दिन या 365.25 डेज मान लो। मैं आपसे कहूं कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, अच्छा मंगल का बताओ, तो आप कहोगे 687 दिन होता है। फिर मैं कहूं कि अच्छा बृहस्पति का बताओ, तो आप कहोगे 12 वर्ष होता है। मैं कहूं अच्छा बताइए शनि का कितना होता है, तो आप कहोगे 29 वर्ष होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए अच्छा अरुण का कितना होता है, तो आप 84 बताओगे। वरुण का पूछूं तो आप 165 वर्ष बताओगे। मैं बताना यह चाहता हूं कि जो ग्रह जितना सूर्य से दूरी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं निरंतर परिक्रमण काल बढ़ रहा है। और यही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय चाल नियत, जो नजदीक होगा वो जल्दी घूम लेगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो दूर होगा वो और ज्यादा टाइम लेगा। बात समझे? उन्होंने यही पूछा कि सूर्य से दूरी बढ़ते समय परिक्रमण काल क्या बढ़ता है? तो बढ़ता है। बात समझे? लेकिन घूर्णन काल ऐसा नहीं होता। देखिए घूर्णन काल बुध का है 58 दिन, 50.65 डेज। शुक्र की बात करें तो 243 दिन है। अभी बताएंगे कि एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसका वर्ष छोटा होता है लेकिन दिन बड़ा होता है। यानी शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें दिन जो होता है वो बड़ा हो जाता है और वर्ष छोटा हो जाता है। क्योंकि वर्ष की परिभाषा हमारे यहां टेक्निकल दी जाती कि कोई प्लेनेट जितने समय में सूर्य के चारों ओर घूम ले वो उसकी वर्ष की अवधि है, और अपने अक्ष पर जितने समय में घूम ले वो उसका क्या है? दिन है। बात क्लियर? ठीक, तो ध्यान से समझने वाली बात है। बुध ये समझ आया। इसी में अगर हम बात करें कि पृथ्वी की, तो आप देख रहे हैं 23 घंटे 56 मिनट समथिंग में ही घूम लेता है अपने अक्ष पर। लेकिन अगर हम कहें तो सबसे कम में तो बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे कम समय में घूम जाता है। बात समझ रहे? तो इनमें कोई रोटेशन परिक्रमण काल जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो तो इसे फॉलो करेगा, लेकिन क्या नहीं फॉलो करेगा? तो तृतीय नियम परिक्रमण काल को सीधा बताता है। ये तो केवल ऐसे इनडायरेक्ट बताता है। तृतीय नियम की अगर हम बात करें तो इनका बताता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, मतलब परिक्रमण काल का वर्ग इनके अच्छी एक्सेस जो है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा।
बात क्लियर? तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि एक तो ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया इन्होंने, दूसरा कौन ग्रह कहां पर तीव्र चलेगा, कौन से स्लो चलेगा, मतलब धीमे और तेज कैसे चलेगा, और कैसे टाइम पीरियड निर्धारित होगा, ये चीजें। अब मैं एक एक प्लेनेट वाइज बात करूंगा। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे डिस्टेंस के आधार पर ग्रहों को अरेंज किया गया है सूर्य से। ठीक, पहले समझते हैं। देखिए सबसे निकटतम ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर इधर अरुण है, और फिर क्या है, वरुण है। ये बात समझ कैसे याद करेंगे, बहुत इजी होता है हिंदी में याद करना। जैसे हमें पता है दिनों के नाम होते हैं, अगर हमें केवल पहला याद कर ले बुध, उसके बाद एक एक दिन के गैप पर हमें याद करने होते हैं। जैसे बुध के बाद, जैसे पहला हो गया बुध, बुध के बाद हम जानते हैं बृहस्पति आता है, बृहस्पति छोड़ देंगे, बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा, शुक्र। पृथ्वी को हमें क्या मानना है, संडे मानना है, रविवार के बेसिस पर। तो ये रविवार के इस आधार पर हमने तय कर लिया पृथ्वी। और उसके बाद देखिए एक हम छोड़ देंगे सोमवार, तो मंगल आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बुध छोड़ देंगे तो बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र छोड़ देंगे तो शनि आ जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा अरुण और वरुण। मीन्स हम बताना ये चाहते हैं कि दिनों के नाम को अल्टरनेट के आधार पर याद रखना है, पृथ्वी को एज अ संडे, रविवार कंसीडर करना है, तो हमें ये सब याद हो जाएंगे, इनका क्रम क्या है, इतनी बात समझना है। तो हमने आपको सिखाया है कि सूर्य से क्रम कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, अब देखिए इसे मैं एक बार मैं और बता दूं, ये जो प्रारंभ के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही 4 ग्रह कहलाते हैं हमारे पार्थिव ग्रह, जिन्हें चट्टानी या ठोस मैंने कहा था। और ये वाले जो दूर के ग्रह 4 हैं, इन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं या गैसीय प्लेनेट कहते हैं, गैसियस प्लेनेट कहते हैं। ये बात सबको क्लियर? ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें अगर बताएं इनके बारे में, बहुत सी ऐसे फीचर्स हैं कॉमन वाले। हम पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग, और यहां से अगर हम खड़े होकर देखें तो कोई पूछे कि आपको कितने ग्रह दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देते हैं, तो हमारा आंसर होता है कि हमें 5 ग्रह दिखाई देते हैं केवल। कैसे याद करेंगे, देखिए कौन कौन सा नहीं दिखाई देता, पता कौन सा नहीं दिखाई देता, एक तो हमें यही नहीं दिखाई देता है, समझ, और एक हमें कौन सा दिखाई नहीं देता है, इधर अरुण। सही है? नहीं, आपको बता, हम कहें कि हमें 2 दिखाई नहीं देते तो हमें 5 केवल अभी संख्या याद रखेंगे। ये तो हमने ये इसलिए बताया, उसके बारे में एक फैक्ट समझना है कि शुक्र और अरुण जो हैं वो अपोजिट रोटेशन करते हैं, मतलब इधर से भी दूसरा और पीछे से भी दूसरा, वो वाला फैक्ट है। इसे अभी आप याद रखेंगे कि कितने हमें दिखाई देते हैं, तो कितने दिखाई देते हैं, 5। कौन से हमें दिखाई नहीं देता है, तो सबसे लास्ट का दिखाई नहीं देता है नेपच्यून, और इधर का एक दिखाई नहीं देता, और एक हम इसे काउंट नहीं करते हैं जिस पर हम खुद खड़े हैं। तो संख्याएं कितनी हमें 8 में से कितने हम देख सकते हैं, 5। ठीक, लास्ट के 2 नहीं देख सकते, यानी बुध को नहीं देख सकते, और किसे नहीं देख सकते हैं, नेपच्यून को, वरुण को नहीं देख सकते। ये हमसे पूछा जाता है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि क्रम कैसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आकार की। सबसे बड़े आकार में आप देख रहे हैं कि कौन सा है, बृहस्पति। यहीं से आप अपोजिट पर जाइए, यहां से जो मैंने जोवियन ग्रह हैं बताए हैं, ये क्रम में ही अरेंज है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, शनि। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, वरुण। सही, अरुण हो जाएगा। और फिर चौथा कौन सा हो जाएगा, वरुण। ठीक, उसके बाद 5वां कौन होगा, पृथ्वी। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पूछे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र, और फिर मंगल, और सबसे लास्ट में कौन, बुध। तो आकार के आधार पर अगर हम देखें हमारा क्रम क्या है ग्रहों का, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा होगा बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। ठीक, और उससे छोटा अगर हम कहें तो शनि। मीन्स अगर पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो शनि हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा हमारा अरुण हो जाएगा, और चौथा सबसे बड़ा वरुण हो जाएगा। ठीक, तो यही क्रम इसमें चल रहा है। तो 5वां हम जिस पे रहते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी। और 6वां अगर हम देखें तो शुक्र, और 7वां मंगल, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा होगा, बुध होगा। ठीक है, तो ये क्रम है हमारा आधार उसके बेसिस पर। अब हम बात करते हैं एक एक ग्रह की, जिसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे बुध। हम समझते हैं कि
कौन कौन से पेपर में इनसे फैक्चुअल डेटा पूछा गया, लेकिन फैक्ट समझते समय उनके कॉन्सेप्ट पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है सन, और पहला प्लेनेट अगर हम समझाएं, यहां पर अगर हम सन को कंसीडर कर लें, ठीक, तो वो होगा हमारा मरकरी या बुध। ठीक, अगर हम बुध के बारे में बात करते हैं, ठीक, जैसे सपोज करते हैं कि हम ये बना लें बुध यहां पर। देखिए, अगर ये बुध है तो पहले तो ये समझना है कि इसका पहला इंपॉर्टेंट क्या, कि सूर्य के सर्वाधिक निकटतम है। पहला फैक्ट हमें क्या याद रखना है कि ये निकटतम है, पहली बात, ठीक, सबसे निकट स्थित प्लेनेट है। दूसरी हम बात करें तो ये सबसे छोटा भी है। अगर सभी प्लेनेट में पूछा जाए तो ये कैसा है, तो ये सबसे छोटा भी है। तीसरा अगर हम कहें फैक्ट, कहा जाता है कि यहां पर सर्वाधिक तापांतर मिलता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात है, इसे आप समझें। सर्वाधिक तापांतर का मतलब यह होता है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर कि दिन में तापमान बुध ग्रह पर बहुत ज्यादा हो जाता है और रात में तापमान सबसे कम हो जाता है, मींस बर्फीला हो जाता है। क्यों, कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? देखिए, सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए यहां पर सूर्य की किरणें दिन में बहुत ज्यादा आती हैं, तो तापमान बहुत ज्यादा हो गया। और रात में यहां पर वायुमंडल नहीं है। मैंने बताया था कि सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी गैसेस को खींच लिया है, और वो गैसेस खींचने की वजह से यहां पर वायुमंडल का अभाव है, और वायुमंडल के अभाव की वजह से यहां पर रात में तापमान रुकता ही नहीं है। और इसीलिए पूछा जाता है कि क्या इस पर कोई गैस मिलती है, तो गैस के बारे में यह कहा जाता है कि इस पर हाइड्रोजन का हल्का आवरण मिलता है। हल्का आवरण मिलता है, आवरण। हाइड्रोजन का क्या मिलता है? हल्का आवरण मिलता है। ध्यान से तो देखिए, फिर हम इसके घूर्णन काल हमसे पूछा जाता है। पहले घूर्णन काल इसका होता कितना है, तो 58 दिन, 58.6 डेज भी मिल जाता है। समझना है घूर्णन क्या होता है। कोई भी ग्रह जब अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर, जैसे आपने लट्टू घूमते देखा हो, या ये पंखा, कभी सीलिंग फैन देखा हो, वो एक जगह पर स्टेबल होकर चारों तरफ घूमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन काल। बात समझ में आ रही? तो घूर्णन काल। फिर अगर परिक्रमण काल हम कहें तो परिक्रमण काल इसका जो होता है वो 88 दिन होता है। 88 दिन। एक चीज और समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल, घूर्णन काल को हम दिन कहते हैं किसी भी प्लेनेट के, और परिक्रमण काल को उसका वर्ष कहते हैं। यानी बुध पर एक वर्ष 88 दिन का होता है। बात समझे? और सोच कर देखिए कि हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा वक्त ले लेता है घूमने में अपने अक्ष पर बुध। बात समझ में आ रही? तो ये चीज भी यहां से समझनी है। तो बुध के बारे में हमें ये फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक निकट है, सबसे छोटा है, सर्वाधिक तापांतर है, हाइड्रोजन गैस का हल्का आवरण है यहां पर, और हम कहें इतना घूर्णन, इतना परिक्रमण। एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि बुध का क्या है कि कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। बात समझ आए? इतनी बातें हमें याद रखनी है मरकरी में, ठीक है? अब समझें, दूसरा जो है वो हमारा प्लेनेट इंपॉर्टेंट है इसमें शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। वीनस इसके बारे में हम बताएं पहले तो रासायनिक संरचना पर पूछा क्या जाता है। अगर सूर्य से दूरी पे कहेंगे तो दूसरा निकटतम, दूसरा निकटतम किसके? सूर्य के। किसके निकटतम? सूर्य के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे, ध्यान से समझिए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम। इस फैक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंस है, देखिए। इसीलिए जब आप बताइए जैसे भाई बहन होते हैं वो परस्पर सबसे ज्यादा निकटतम होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है। इसी के आधार पर समझना है, इसी को हम क्या कहते हैं? भगनी कहते हैं, पृथ्वी की बहन, भगनी या बहन। बस इसी को अगर हम कहें सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सुबह का तारा, शाम का तारा। समझ? यानी पृथ्वी के निकट होने की वजह से। अगली बात समझे, इसे
प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कहते हैं। कोई पूछे क्यों कहते हैं, तो हम बताएंगे कि इस पर CO2 95% मिलती है, जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से समझिए, खगोलीय पिंड सौर मंडल के अगर सभी ले लें तो सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक तापमान सूर्य का, दूसरा सर्वाधिक चमकीला अगर हम कहें तो चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? जो पृथ्वी का उपग्रह होगा। और तीसरा सर्वाधिक चमकीला शुक्र होगा। तो ये बात समझ में आ रही कि सभी अगर खगोलीय पिंड में पूछ लें हम, खगोलीय पिंड में, तो ये तीसरा सर्वाधिक चमकीला है, तीसरा सर्वाधिक चमकीला। समझ में आ रही बात यहां तक? तो हमने क्या बताया अभी, दूसरा सूर्य से निकटतम है और पृथ्वी के क्या है, सर्वाधिक निकटतम है। इसे बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रेशर कुकर कहते हैं। अब समझना है घूर्णन। देखिए ये घूर्णन काल कहते हैं 243 दिन में करता है, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन परिक्रमण काल में दो डेटा मिलते हैं, एक 225 दिन का, एक 255 दिन का। ठीक, एनसीईआरटी 225 दिन मानती है तो आप 225 दिन मानेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो सर्वाधिक समय अपने घूर्णन काल में लेता है, तो यही सबसे घूर्णन काल में सबसे ज्यादा समय लेता है, मतलब अपने अक्ष पर यह सबसे ज्यादा समय में घूमता है। और यही एकमात्र ग्रह है जिसका वर्ष दिन से छोटा होता है। बात समझ में आए? क्योंकि आप खुद अगर 225 दिन एनसीईआरटी लिख रही है तो वर्ष यहां केवल 225 दिन पृथ्वी के दिनों के समान हो रहा है और 243 दिन इनका इसका दिन हो रहा है। तो वर्ष यहां पर क्या है, छोटा है, और दिन क्या है, बड़ा है। ये समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रेशर, CO2। एक चीज और समझे, यहां सल्फर के घने बादल भी मिलते हैं, मींस इस पर SO2 गैस भी मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। शुक्र पर ही क्या मिलता है हमें, SO2 मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। तो फैक्चुअल डेटा में हम कहें तो दूसरा निकटतम है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम है, बहन है, सांझ का तारा, भोर, ये सब चीजें आपको क्लियर। शुक्र में हमें इतनी बातें समझनी होती हैं। एक चीज और ध्यान से समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। देखिए सूर्य से दूसरे नंबर पर है वैसे भी कहा जाता है कि दोयम दर्जे का व्यक्ति, दोगला टाइप व्यक्ति। दोगला टाइप व्यक्ति समझते हैं? दोगला टाइप व्यक्ति जो नियम होते हैं उनके विपरीत चलता है। बात समझ में? नियमों के विपरीत। तो ये भी सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, ये करता है पूर्व से पश्चिम की ओर। मीन क्या है हमारा, कहने का मीन यह है कि इसमें सूर्य उदय पश्चिम में होगा और सूर्य अस्त पूर्व में होगा। मीन्स ये दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे याद रखेंगे कि सूर्य से दूसरे स्तर पर है और दोगला व्यक्ति समाज के नियमों के विपरीत जाता है, और उसी की बेसिस पर याद रखें कि ये क्या करता है, विपरीत चक्रण करता है, विपरीत चक्रण। याद एक बात और रखेंगे कि इसलिए इसका कोई नहीं है, कोई नहीं का मतलब इसका भी कोई चंद्रमा नहीं है, यानी बुध का भी कोई चंद्रमा नहीं और शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं, मींस इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। बात क्लियर? ठीक, तो यहां तक मैंने आपको बताया कि बुध में क्या है और शुक्र में क्या है। सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब हम तीसरा पढ़ते हैं जो अपना प्लेनेट है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में, ठीक, पृथ्वी के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहला जो फैक्ट है पूछा जाता है, सूर्य से दूरी का क्रम कैसा है, तो तीसरा। ठीक, आकार में पूछा जाए तो कौन सा है, पांचवा। मतलब दूरी में कौन सा है, तीसरा, आकार में कौन सा है, पांचवा। फिर हमसे पूछा जाता है कि कैसा ग्रह, तो नीला ग्रह कहते हैं इसे। बस समझ रहे, नीला ग्रह। ठीक, फिर हमसे पूछा जाता है कि अच्छा और बताइए इसमें क्या आप, तो इसके आकार पूछा जाता है तो इसका आकार जियोड टाइप होता है। जियोड मतलब ध्रुवों पर दबा हुआ टाइप, इस तरीके से चपटा, थोड़ा गोलाकार ना होकर, भूआब हिंदी में बोलते हैं। ठीक, फिर इसमें हमसे पूछा जाता है और बताइए क्या, तो इसमें घूर्णन काल, इसका घूर्णन काल हम जानते हैं इसका 23 घंटे 56 मिनट, ठीक, और 4 सेकंड के समथिंग हो जाता है। परिक्रमण काल हमसे पूछा जाता है तो हम जानते हैं 365 से ही 1/4 दिन हो जाता है। पूछा जाता है कितना उपग्रह है,
तो हम उपग्रहों की बात करते हैं तो एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ये पहला प्लेनेट है जिसका अपना कोई उपग्रह है, मतलब अपना कोई बेटा है हम कहें, ठीक। तो ये बात भी यहां से समझना। इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स हम लोग तुलनात्मक पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ के बारे में ये सब पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें अर्थ के बारे में याद रखनी है। बात क्लियर यहां से, ठीक। अब देखिए इस पे फोकस करें। अगला जो प्लेनेट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे मंगल या मार्स। इस पर थोड़ा ध्यान दें। पहला, सबसे पहला पूछा जाता है कि ये किस रंग का दिखाई देता है, तो किस रंग का दिखाई देता है, लाल। पूछता है कि क्यों, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, आयरन ऑक्साइड। ध्यान से समझिए, किसकी अधिकता है, आयरन ऑक्साइड। दूसरा, अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सी गैस बहुत ज्यादा है, तो CO2 है, CO2। बात समझे। इसके भी दो बेटे हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, एक फोबोस और दूसरा है डीमोस। और एक बात याद रखें कि यही सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का, केवल इसी का नहीं, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है। दूसरी बात याद रखें, बहुत पूछा गया है कि निक्स ओलंपिया क्या है, निक्स ओलंपिया। तो ध्यान से दें, बहुत अतिशयोक्त है। ये मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जो हिमालय पर्वत श्रेणी से 3 गुना ऊंचा, हिमालय पर्वत से 3 गुना ऊंचा। निक्स ओलंपिया क्या है, एक पर्वत है और कितना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। किससे, हिमालय से। सोच कर देखिए, 8,850 मीटर का ऊंचा है हमारा हिमालय, माउंट एवरेस्ट, वहां माउंट एवरेस्ट से, और उससे भी 3 गुना, मीन्स 25 किलोमीटर से ज्यादा, 27-28 किलोमीटर। तो निक्स ओलंपिया, एक ओलंपिया मोनस है, ध्यान से समझिए, ओलंपिया मोन्स। ये क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो हमने क्या बताया कि ये लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण, CO2 गैस है यहां पर, बहुत गर्म ये भी है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। निक्स ओलंपिया यहां मिलता है जो सबसे ऊंचा पर्वत है सौर मंडल का, और पृथ्वी से अगर माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी उससे 3 गुना ऊंचा है, और ओलंपिया मोन्स सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इतनी बातें क्लियर। अब अगर हम कहें आकार में ये 7वां सबसे छोटा है, लेकिन दूरी सूर्य से अगर आप देखोगे तो ये 4थे क्रम पर है। किस क्रम पर है, 4th पर। बात समझ। इसमें भी पूछा जाता है कि बताइए भाई, तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 687 दिन है, 687 डेज। बात समझ में। और पृथ्वी के लगभग बराबर पर ही रोटेशन कर लेता है 24 घंटे 37 मिनट, 24 घंटे 37 मिनट में रोटेशन, घूर्णन जिसे हम कहते हैं अपने अक्ष पर। तो 24 घंटे 37 मिनट में ये घूर्णन कर रहा है, और परिक्रमण कितने में कर रहा है, 687 दिन। ठीक, इतना हमें जानना होता है मंगल ग्रह के बारे में। मैंने यहां तक आपको पार्थिव ग्रहों का डिटेल बता दिया है कि पार्थिव ग्रह में हमें कौन कौन से फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे जहन में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि पेपर में यहां तक पूछे जाते हैं। रही बात है पृथ्वी के कॉन्सेप्ट की, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं, उपसौर, अपसौर, अपभू, उपभू, ठीक, प्रकाश वर्ष किसे, पारसेक किसे कहते हैं, यह बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, जो नेक्स्ट क्लासेस में उन्हें बहुत डिटेल में फिगर के साथ आपको समझाऊंगा। आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाएगी जिसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे हम अभी आपको बताते हैं जुपिटर या बृहस्पति के बारे में। ध्यान से समझें, ये हमारे पहला फैक्ट याद रखें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, ध्यान दें कैसा है, सबसे बड़ा है। ठीक, दूसरा, इसका एक फैक्ट बहुत पूछा जाता है, सबसे कम घूर्णन है इसका, सबसे कम घूर्णन। सोच कर देखिए, ये महज 9 घंटे, 9.5 घंटे में ही अपना क्या कर देता है, घूर्णन, रोटेशन पूरा कर देता है अपने अक्ष पर। सबसे बड़ा आकार में और सबसे कम। समझिए कि ऐसा पहलवान जिसमें फुर्ती बहुत है, वो बहुत तीव्र गति से रोटेशन करता है। ठीक,
और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई परिक्रमण काल कितना है, तो हम कहते हैं कि 12 वर्ष में रोटेट करता है, यानी सूर्य के चारों ओर तो 12 वर्ष लग रहे हैं, और अन्यथा ये हम बात करें तो कितने में है, केवल 9 घंटे में ही कवर कर देता है घूर्णन अपने अक्ष पर। अब एक चीज और समझिए, इसमें बहुत गैसेस हैं। गैसें कौन कौन सी हैं? देखिए, हाइड्रोजन है, हीलियम है, CH4 मतलब मीथेन है, और अमोनिया है। इन गैसेस की अधिकता है, ठोस नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, इन गैसेस की अधिकता है। ध्यान समझना, इसीलिए इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी हाइड्रोजन हीलियम बहुत होता है। गैलेक्सी भी बोलते हैं, तारा सदृश भी और गैलेक्सी सदृश भी, आकाशगंगा सदृश भी बोलते हैं, ठीक है। तो तारा सदृश ग्रह, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स। इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी में सबसे बड़ा है, और आपको पता है गैलेक्सी की भांति वह काम कर रहा है, स्टार की भांति भी काम कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में रिएक्शंस भी हो रहा है, इसके पास कुछ मात्रा में अपने प्रकाश और ऊर्जा भी है। बात समझ? तो थोड़ा ध्यान से समझ। एक चीज और यहीं पर इसका एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं गैनीमेड। क्या कहते हैं? गैनीमेड। गैनीमेड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा। मैंने बताया इधर डिमोस, याद है मंगल कहां गया? ये देखिए, ये सबसे छोटा उपग्रह था, और ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। बात क्लियर? और एक बात समझें, इसका एक उपग्रह कैलिस्टो है, एक लो है। लो सैटेलाइट उपग्रह ऐसा है जिस पर आज भी सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। लो के बारे में क्या याद रखना है कि उस पर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। तो बृहस्पति के बारे में हमें कुल इतना ही याद रखना होता है कि मास्टर ऑफ गॉड्स है, सबसे कम घूर्णन है, सबसे बड़ा है, तारा सदृश है, गैलेक्सी सदृश है। बात क्लियर? ठीक। अब हम अगला जो बताते हैं वो उसका नाम है शनि, सैटर्न। ध्यान से समझो सैटर्न के बारे में। इसमें केवल एक बात पूछी जाती है कि किस कलर का दिखाई देता है, तो पीले रंग का दिखाई देता है। बलय है यहां पर, बलय सबसे कम घनत्व है, मतलब यह कहा जाता है कि पानी पर अगर इसे डाल रखा जाए तो ये तैरेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 मानी जाती है और इसकी डेंसिटी 0.7 है, और कम घनत्व की चीज तैरती है। बात समझ? तो मैंने क्या बताया कि रंग कैसा है? पीले रंग का है। इसके चारों तरफ वलय दिखाई देते हैं, मतलब क्रॉस रिंग की घटना है। मैं क्रॉस रिंग की घटना क्या कि रिंग टाइप की दिखाई देती है, जैसे ये प्लेनेट बना है इस पर इस तरीके से छल्ले टाइप के दिखाई देते हैं। और सबसे हल्का है, मीन सबसे कम डेंसिटी है। बात क्लियर? तो कोई पूछे कौन सी गैसेस है, तो सब यही गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां पर, यहीं पर भी हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। बात क्लियर? तो शनि में हमें इतना याद रखना, पीले रंग, वलय, और सबसे हल्का है, पानी पर तैरेगा। ठीक है, अगला समय। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण के बारे में सबसे ज्यादा फैक्ट जो पूछा गया कि किसने खोजा है, विलियम हर्शेल ने खोजा है। किसने खोजा है? विलियम हर्शेल ने। दूसरा पूछा जाता है विलियम हर्शेल ने खोजा है। दूसरा पूछा जाता है किस रंग का है, तो हरे नीले रंग का है, हरे नीले रंग का। इस पर भी बले मिलते हैं, यहां पर भी बले मिल रहे हैं, रिंग होती है। तो 3 फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसे चौथा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और एक बात याद रखना, अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अंतिम ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा। वरुण जो अंतिम ग्रह हमारा है, हमें उसके बारे में केवल इतनी बात याद रखनी है कि इसमें मीथेन गैस मिलती है, वलय नहीं मिलते हैं। गाले ने खोज की है इसकी। किसने की है? जॉन गाले, जॉन गाले।
ठीक है। और ये सबसे अंतिम है, और इस पर गैस कौन सी मिलती है? मीथेन मिलती है। सामान्यतः पेपर में ग्रहों से संबंधित इन तथ्यों को अधिकतम पूछा जाता है। बाकी कुछ इसके अवधारणात्मक जैसे हैं, जैसे गॉल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन किन ग्रहों के बीच में मिलती है, बात समझ। और साथ में हम यह बताएंगे कि प्लूटो की विशेषताएं, कि क्यूपर बेल्ट क्या है, क्यूपर बेल्ट में प्लूटो को कैसे रखा गया, बौने ग्रह क्या होते हैं, ये बातें भी हम स्पष्ट करेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम अगर इतने फैक्ट मुझे याद हैं तो हम कहेंगे प्लेनेट के अधिकतम प्रश्न यहां से कवर हो जाएंगे। अब बचे क्या है, जैसे बृहस्पति के लिए जूनो मिशन भेजा गया, मंगल के लिए मार्स मिशन भेजा गया, तो नासा, इसरो, सीएसओ, इन सब के जो मिशन हैं वो हम अब धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हमारी कवर होगी, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं, आगे में आपको समझाएंगे कि क्षुद्र ग्रह की पेटी या एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग।